नमस्कार। आप देख रहे हैं नोएडा खबर। मैं हूं विनोद शर्मा। आज की चर्चा इस देश के लिए, भारत देश के लिए महत्वपूर्ण है। चुनाव लोकसभा 2024 का आने वाला है और उस चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी चंदे पर एक अहम फैसला दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो राजनीतिक दल चंदा ले रहे थे, उसको रद्द कर दिया। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सुधार के लिए 2017 में एक स्कीम लाई गई थी और 2018 में संसद में से लागू कर दिया गया। और लागू करने के बाद तब से अब तक 30 बार ऐसा हुआ है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए गए, उनको एनकैश किया गया और इस तरीके से राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से चुनावी चंदा एकत्र कर रहे थे। इस मुद्दे पर 2019 में ही 3 याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने अपनी याचिका के जरिए इस नियम का, कानून का विरोध किया। लिहाजा अक्टूबर-नवंबर में हुई सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुरक्षित रखा था और अब 2 दिन पहले ही इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द करने का फैसला किया गया। आखिरकार ये कानून बना क्यों था और क्यों रद्द किया गया, ये विवाद का विषय है और इसी पर पूरे देश भर में चर्चा फैली हुई है, पूरी दुनिया में चर्चा फैली हुई है। लेकिन इस चर्चा से पहले मैं एक बहुत बड़ा जो देश के नागरिकों के सामने एक बड़ा मुद्दा रखना चाहता हूं कि इस समय हमारे देश में जो फरवरी 2024 तक का जो आंकड़ा है हमारे पास, लगभग 96 करोड़ वोटर है देश में। और 96 करोड़ वोटरों में लगभग 47 करोड़ पुरुष हैं और लगभग इतने ही 46 करोड़ के करीब महिला मतदाता हैं, बाकी अन्य हैं। तो ये एक बहुत इतने बड़े वोटर्स के लिए इसका चुनावी खर्च राजनीतिक दलों के द्वारा और चुनावी प्रबंधन के जरिए कैसे खर्च होता रहा है, ये एक आंकड़े के जरिए मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जो हमारा पिछला रिकॉर्ड बताता है, उसके मुताबिक 1993 में 9,000 करोड़ रुपए चुनाव पर खर्च हुए थे। 1999 में यह रकम बढ़कर 10,000 करोड़ हुई। 2004 में 14,000 करोड़ हुई। 2009 में 20,000 करोड़ हुई और 2014 में 30,000 करोड़ के करीब बताई गई। और 2019 का चुनाव अब तक का सबसे महंगा चुनाव बताया गया, जिस पर लगभग 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। और 2024 के चुनाव में अनुमान है कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च होगा। ये आंकड़ा चिंताजनक है और बताता है कि चुनाव कितना महंगा है। और सांसद को चुनना, जो 2019 का आंकड़ा है, उसके मुताबिक पता चलता है कि एक वोट पर 700 रुपए खर्च किए गए, जो एडीआर की रिपोर्ट है। और इसके साथ साथ जो सेंटर फॉर स्टडीज, जो कंपनी सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज ने जो रिपोर्ट जारी की थी, उसके आधार पर खर्च को, जो बढ़ रहा है खर्च, इसके ऊपर चिंता जताई गई। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर चुनाव के खर्च को कम कैसे किया जाए। आम आदमी कैसे चुनाव लड़ सकता है जब खुद चुनाव आयोग ने पिछली बार 2019 में चुनाव लड़ने की जो एक प्रत्याशी की समय सीमा, जो खर्चा है, उसको बढ़ाकर 75 से 95 लाख कर दिया गया। तो एक आदमी जो सामान्य जन है, वो 75 लाख रुपए या 95 लाख रुपए खर्च करके कैसे लोकसभा चुनाव लड़ सकता है। तो सवाल इस बात पर भी उठ रहे हैं कि एक चुनाव इतना महंगा क्यों है और क्यों नहीं पूरे चुनाव का खर्च सरकार उठाए। और इस बारे में एक 1998 में भी एक कमेटी बनी थी, 99 में विधि आयोग ने भी इस बात पर सहमति व्यक्त की थी कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार चुनाव का खर्चा वहन करे। उसके बावजूद ये विवाद जारी है। आज इस मुद्दे पर हमारे साथ हैं आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में कमोडोर लोकेश बत्रा जी, जिन्होंने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को लेकर कई आरटीआई दाखिल की और काफी इस मुद्दे पर गहन अध्ययन किया। आज की समय देने पर मैं लोकेश बत्रा जी का स्वागत करता हूं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। और मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बुलाया और मौका दिया बातचीत करने का इस सब्जेक्ट के ऊपर। जी 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 जी। बताइए आपका प्रश्न। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की कानून लाया गया था, पहली बात तो ये कानून जो जब लाया गया था, उस समय काफी सोच समझकर विचार विमर्श करने के बाद लाया गया होगा। और सरकार का ये तर्क था कि पारदर्शिता आएगी इससे चुनावी चंदे को लेकर, क्योंकि हमने वो दौर भी देखा था जब ये बॉन्ड सिस्टम नहीं था। राजनेताओं के दलों के घरों में
गाड़ियां भर भर के नोट जाते थे, यानी ब्लैक मनी एक बाजार में थी और वो चंदे में, चुनाव में खर्च होती थी। लेकिन इससे ये लगने लगा था कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए कम से कम, चाहे कॉरपोरेट घराने किसी राजनीतिक दल को दे रहे हो, वो कम से कम नंबर बैंक के थ्रू जा रहा है और पार्टी के यहाँ जा रहा है और उसे चुनाव में खर्च हो रहा है। तो क्या दिक्कत थी, क्या विवाद हुआ, क्यों ऐसा हुआ कि इस पर सुप्रीम कोर्ट को रोक लगानी पड़ी? जी। जी, शुरुआत में ऐसा हुआ जब इसका हमारे माननीय फाइनेंस मिनिस्टर लेट अरुण जेटली जी ने जब इसका अनाउंसमेंट किया, तो जब हमने उसकी उनकी स्पीच सुनी तो हम भी बहुत खुश थे, क्योंकि जी। उन्होंने स्टार्ट ही ऐसे किया था कि ये पारदर्शिता के लिए है। हम्म। परंतु जैसे जैसे उनकी स्पीच आगे जाती चली गई, तो उन्होंने जिक्र किया कि हम चुनावी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड शुरू कर रहे हैं, पर उसमें किसी को किसी का पता नहीं चलेगा कौन हम्म। किसको पैसा दे रहा है और किसको मिल हम्म। रहा है। हम्म। तो ये हमने ये कहा कि पारदर्शिता और ट्रांसपेरेंसी और उपे किसी चीज को छुपाना, ये आपस में मेल ही नहीं खाता। या तो हम्म। पारदर्शिता हो सकती है, छुपाना हो सकता है। हम्म। ये तो इसका ये सवाल था। परंतु जब इस पे देखे गए, हम्म। इसको इलेक्ट्रल बॉन्ड लाने के लिए पहले के जितने ही चुनावों के हमारे एक्ट थे, नियम जी। थे, या एक्ट जो भी आप बोलेंगे, कानून थे, हाँ। उनका सबका एक साथ जितने कानून थे, उनको उसमें से चार महत्व कानून थे, उनके साथ छेड़छाड़ की, उनको हम्म। अमेंड किया। तो द हम्म। होल प्रोसेस को हम बोलते थे अमेंडमेंट टू फाइनेंस एक्ट 2017। हम्म। तो ये जब शुरुआत हुआ, तो ये देखा गया कि पहले तो ये पारदर्शिता नहीं थी। एक हम्म। जो भी, अभी आपने सही कहा कि अगर आप और मैं भी, हमारे पास जो इतनी हैसियत नहीं है पैसों की, अगर हम भी भाग लेना चाहें तो हम ले सकें। हम्म। तो अगर ये बात थी तो पारदर्शिता की जरूरत नहीं। और दूसरी बात ये है कि आपने उठाया पिछले आंकड़े दिए पिछले दिनों के, और जो 2019 का था, अगर आप उसका 50-60 हजार करोड़ की बातचीत कर रहे हैं, जिससे दुनिया का सबसे महंगा था, अगर हम्म। जैसे बातचीत की जा रही है। परंतु अगर सबका जो आप कह रहे थे अभी 70 लाख 80 लाख पर एमपी, वो सारा टोटल भी कर दिए, जब 500 जो भी हमारे एमपी एमएल जो भी है, अभी हम्म। इतना नहीं आता। तो हम्म। ब्लैक मनी तो चल रही थी, एक बड़े खुले आम चल रही थी। अभी भी हम्म। इलेक्ट्रल बॉन्ड के आने के पश्चात भी आप देखेंगे, इलेक्शन कमीशन हमें आंकड़े देखता है कि हमने उकारों में इतना पैसा ढूंढा, इतना हम्म। आया, पूरे आंकड़े दिए जाते हैं हम लोगों को। हम्म। तो क्या सवाल ये उठता है कि इसके आने से क्या वो ब्लैक मनी कम हुई? हम्म। बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि हम्म। अगर खर्चा बढ़ता जा रहा है और आपका खर्चे का एक नियम है, वो तो उतना ही है, तो हम्म। इसका मतलब जो जा रहा है पैसा, वो कहीं से तो ब्लैक मनी आ रही है ना, हम्म। का इस्तेमाल हो रहा है। हम्म। इलेक्ट्रल बॉन्ड ये था कि सबसे चिंता का विषय था, ये जो हम्म। अमेंडमेंट की गई ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर, हम्म। कंपनी एक्ट के अंदर, हम्म। इनकम टैक्स के अंदर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर, वो हम्म। सिर्फ जब हमने आरटीआई करके निकाला गया, तो जी। सब सिर्फ एक काम के लिए की थी कि ये जो अपने इलेक्ट्रल बॉन्ड है, हम्म। इसकी सुविधा ना मिले किसी को। मतलब हम्म। एक्ट ले गए चार। सबसे हम्म। पहले आप लीजिए, आपका बैंक जो हम्म। जिम्मेदार होता है फाइनेंस जी। के लिए, वो होता है हम्म। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हम्म। जब ये पार्लियामेंट स्पीच आने से 2 दिन पहले एक पत्र मेरे 2 दिन पहले ही पत्र दिया गया, किसी हम्म। ने उनको याद कराया कि हमें तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी पूछना चाहिए सरकार ने। हम्म। तो उनको पत्र लिखा हम्म। कि ये करने जा रहे हैं। हम्म। तो उन्होंने, शायद वीकेंड था, उन्होंने 24 घंटे या 36 घंटे के अंदर जवाब भी भेज दिया कि वो इससे नहीं मानते, कोई जिक्र अच्छा। नहीं, हम्म। उनको उसके खिलाफ है। और उन्होंने कारण दिए कि इसे मनी लॉन्ड्रिंग होगा, इसमें शेल कंपनी आएगा। पर हम्म। जब ये पत्र वापस भी आ गया, चाहे उन्होंने हम्म। जल्दी जल्दी इसके जवाब दिए, तो हम्म। फाइलों में निकल के आया, सरकार ने ये कहा शायद आरबीआई को इसको पता नहीं है कि क्या है ये। हम्म। और फिर साथ ये भी फाइल पे लिख दिया कि अभी बहुत देर हो गई, हमारी स्पीच तो तैयार हो गई है। हम्म। तो आरबीआई को निगलेक्ट कर दिया, क्योंकि आरबीआई का जो एक्ट किया था, वो मैं हम्म। आगे आके बताऊंगा कि क्या था। हम्म। और कंपनी लॉ ऐसा था कि पहले, बहुत साल पहले जो होता था, कंपनी डोनेट ही नहीं कर सकती थी। फिर हम्म। एक्ट लाया गया हम्म। 2000 के, हम्म। उसके अंदर था
फिर उसमें एक आंकड़ा था कि 5% तक जो आपका 3 साल का प्रॉफिट होता है, कोई कंपनी जो है हम्म रजिस्टर्ड कंपनी, वो हम्म अपना 5% दे सकती है। उसके बाद उसका 7.5 कर जाएगा। मतलब हम्म कंपनी जो प्रॉफिट करती है उसका 7.5 ही आप देते थे। हम्म इस ये कहा गया कि इससे कोई मतलब ही नहीं है, हम्म चाहे लॉस में जा रहे हो अगर आप देते हो तो। तो ये सीधा साधा ये था कि शेल कंपनी आएंगी, हम्म जो हम हिंदी में जो आप बोलते हैं, मतलब जिनका कोई आंकड़ा नहीं है। हम्म और दूसरा, साल पहले एक और भी FCRA एक्ट का हम्म अमेंडमेंट किया गया था, हम्म जिसमें ये था कि फॉरेन कंपनी जो है जिनके इंडिया में सेटिंग है, हम्म जिनकी स्थिति है, हम्म वो भी डोनेट कर सकती हैं। हम्म तो जब यही निकाल दिया कि प्रॉफिट का कोई सवाल ही नहीं है, तो आप नुकसान में भी देते जाएंगे। हम्म दूसरा एक एक्ट ये हुआ था, जब कंपनियां देती थी उनको पूरा अपने शेयर होल्डर को रिकॉर्ड देना होता था। हम्म इसमें उस पे बंद कर दिया गया। मतलब मैं अगर शेयर होल्डर हूं और आप कोई चंदा दे रहे हैं और किसको दे रहे हैं, वो भी नहीं दिया जाएगा। हम्म तो कम, मतलब जो आपके नियम थे पहले वो सब हटा दिए गए। हम्म तो इन चारों एक्ट का उल्लंघन हुआ। और हम्म जब आगे बात चल रही थी, सबसे बड़ा पत्र लिखा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, इसका बहुत हम्म ज्यादा जो था जी कि चार एक्ट का उन्होंने ये कहा क्या क्या हो सकता है। और हम्म उन्होंने कहा ये रेट्रोगेट, ये तो पीछे जाने वाली बात होगी और हम्म इसमें पक्का शेल कंपनी आएंगी। तो हम्म ये पूरे 2017-18 के में बहुत सारी फाइलों में बातचीत चलती रही। हम्म सब 2017 में मेरे पास पत्र है जिसमें RBI गवर्नर ने खुद फाइनेंस मिनिस्टर को लिखा, हम्म जिसके पत्रों के बाद भी अगर आप मतलब एक तरह से उनके पास जोर दे के, परंतु हम्म ये जो आप बना रहे हो ये जो है पारदर्शिता ही नहीं है। जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है, कौन खरीदता है कौन किसको देता है, एक कागज की तरह है। एक हम्म आपका जो 100 है, आप हम्म 100 रुपए का नोट दीजिए, मैं किसी और को दूंगा, मैं किसी और को दूंगा। हम्म ना तो पॉलिटिकल पार्टी को पता चलना चाहिए किसका चंदा है, और ना हम्म चंदा। और जहां हम्म तक KYC की बात है, वो उसमें दो चीजें आती हैं। हम्म समझिए, एक एक्स ने खरीदा 1 करोड़ हम्म का। हम्म जब उसने खरीदा तो दूसरा उसके पास आ गया, भाई ये कागज मुझे दे दो, मैं तुम्हें 1 करोड़ 20 लाख दे देता हम्म हूँ। मैं, और ब्लैक मनी तो ऐसे चेंज होती जाएगी जब तक ये पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं जाएगा। जी 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 तो ये है कि इसमें बहुत ब्लैक मनी है। और इसको जो फाइनेंशियल वाले कहते हैं कि जब हम्म ये मल्टीप्लाई होती है, जैसे ये होता है ना, एक करेंसी नोट को करते जाए तो करेंसी का वो बढ़ावा भी होता जाता है। हम्म और जब पॉलिटिकल पार्टी को मिलता है चंदा, हम्म तो उस पर ये नहीं पता होता किसने भेजा उसको। हम्म वो दूसरी है कि हम्म जो करोड़ों में दे रहा है और जो पॉलिटिकल पार्टी बैकडोर से तो पता हम्म कर लेंगे, पर हम्म सीधा कुछ नहीं। और हम्म इसमें क्या हो रहा है कि जो आज की डेट में जितने बिके हैं, 30 30 भागों में, उसका आंकड़ा ये है कि मैं अभी आपको बताता हूँ, हम्म 16,518 करोड़ से ऊपर के बिके हैं। हम्म और उसमें से 90 95%, पहले हम्म ये समझाना पड़ेगा कि बॉन्ड कैसे है। 1,000 के भी होते हैं, जैसे नोट होता है वैसे ही ये होता है। इसमें 10,000 का भी है, 1 लाख का भी है, 10 लाख का भी है, और 1 करोड़ का है। हम्म और जो बिक रहे थे हम्म वो सारे 1 करोड़ वाले के, जो हम्म 95% बिके हैं। तो इसका सवाल ये उठता है कि कौन खरीद के दे रही है। हम्म कोई भी ऐसा नहीं देगा जब तक उसमें उसका फायदा ना हो। हम्म कंपनियां तभी है कि हमें कोई फायदा हो। हम्म तो पारदर्शिता में ना तो जिनका पैसा जा रहा है कंपनियों को पता है, हम्म ना जनता को पता है। और हम्म आपने भी कहा कि हम भागीदारी लेते हैं, तो हम्म आज के तरह में ऐसे कानून है कि हम्म जैसे मैं अपने नाम भर देता हूँ इलेक्शन हम्म के लिए, मुझे हम्म पूरी एक एफिडेविट देनी होती है। जी अपना खर्चा, परिवार का खर्चा, मेरे ऊपर कौन कौन से केस हैं, किस किस हम्म कारण के केस, वुमेन अगेंस्ट रेप, ये मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये सारे देने होते हैं हम्म एफिडेविट। अब जब आप पर्ची भरते हैं, जी जी तो जी अगर ऐसा करते हैं तो उस कैंडिडेट के पास पैसा कहाँ से आए, इसकी कोई नहीं बातचीत होती। हम्म तो सबसे बड़ा तो आपका हक है, जनता का हक है,
क्योंकि इलेक्शन में आज आप सरकार चुनते हैं और ये हम्म। आपकी सरकार होती है। हम्म। मतलब गवर्नमेंट कुछ नहीं होती, गवर्नमेंट तो जनता की होती है बिल्कुल। और इसको चलाती है, भागीदारी करके चलाती है। तो हम्म। अगर आपको नहीं पता ये सिस्टम कैसे चल रहा है और एक ही तरफ आप कह रहे हैं खर्चा कम हो, हम्म। जब जैसे खर्चे हो रहे हैं, जैसे पैसा आ रहा है, हम्म। दूसरी बात स्टडी की गई कि जो डोनेशन पहले तरीके से आती थी, जो ऑफिशियल डिक्लेयर होती है, इनको हम्म। इनकम टैक्स भरना पड़ता है पार्टियों को, और उसके हिसाब से एकदम जो पैसा था इतना ऊंचा, जब से इलेक्ट्रल बॉन्ड आया ऐसे हो गया। हम्म। और इसमें बैलेंस भी बिगड़ गया, क्योंकि ये स्कीम ऐसी है कि आरबीआई ने कहा अगर आपको करना भी है करेंसी नोट है, ये काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। हम्म। ये सरकार चाहती थी कि नहीं, उनको उनको नहीं देना चाहती थी। उन्होंने हम्म। ये भी कहा कि सारा जो है पेमेंट जो हम्म। होना चाहिए, एक एक वो एक डिजिटल तरीके से होना चाहिए, जिसको हम्म। डीमैट कहते हैं। हम्म। सरकार उस बात को मानी। हम्म। उन्होंने कहा अगर हम ऐसा, क्योंकि आरबीआई का कहना था कि जो मनी घूम रही है उसका जी। ट्रैक किया जा सकता है। हाँ। पर इनका जो पत्र में जवाब दिया गया आरबीआई गवर्नर को, हम्म। गवर्नर लेवल से मेरे पास पत्र है, मैं शेयर कर सकता हूँ। हम्म। हम्म। ये तो हमारा सारा, अगर ऐसा कह दिया तो हमें जो डोनर पैसे दे रहा है उसका नाम पता चल जाएगा। हम्म। हमारी स्कीम ही इसी बेस पे है कि जो दान दे रहा है उसका नाम नहीं आना चाहिए और जो पार्टी ले रही है उसका नाम नहीं आना चाहिए। तो ये हम्म। सब गुप्त हो गया। हम्म। आपने शेयर होल्डर को बाहर किया, आपने वो लेवल हटा दिया जो एक एक लेवल की आप दे सकते हैं। फिर हम्म। आपका फॉरेन कंपनीज का भी इन्फ्लुएंस हो, तो जो इतना पैसा दे रहा है वो गिने हम्म। चुने लोग। अब हम्म। आपको बताता हूँ 95% जो है जी बिके जी। हैं। हम्म। 15, कितने में बताता हूँ आपको, 15,600, 15,631 बॉन्ड जो ऐसे वो 1 करोड़ के, हम्म। वही 16,000 करोड़ से ऊपर हो गए। जी 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 बाकी जी। छूट है। हम्म। शुरू में स्कीम में ये भी मेरे कागजों में निकल के आया था जी जी। कि किसी पार्टी ने, ये के नेता ने कहा था, जिनको पता था, फाइनेंस हम्म। मिनिस्टर को लिखा, वित्त मंत्री को लिखा था कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं जो ग्राउंड में जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, वो भी कुछ हाँ। दान देना चाहते हैं, तो जो हम्म। छोटे अमाउंट वाले भी छापे जाए। हम्म। तो उन्होंने उनका ध्यान रखते हुए, ये पार्टी से कंसल्ट नहीं हुआ था, बाकी पार्टियों से, उन्होंने 1,000, 10,000 के 2,65,000, 2,65,000 बॉन्ड छाप दिए। हम्म। और वो जो छापे गए थे हम्म। उनमें से आज की डेट में 1,000 के सिर्फ 160 से एक 159 है, और हम्म। 10,000 है 264 है। ये वो हम्म। 1 लाख वाले। तो ये बड़ी सामियां खरीदेगी हम्म। और साथ खरीदेगी। और अगर वो चंदा, अगर पार्टियों जो भी पार्टी पावर में होगी, चाहे राज्य में हो चाहे सेंटर में हो, हम्म। वो पैसे देगी नहीं। वो जो आपके पॉलिसीज हैं सरकार की उस पर इंफ्लुएंस होगा, हम्म। चाहे वो एनवायरनमेंट की पॉलिसी हो, एजुकेशन की, हेल्थ की। तो हम्म। ये सब बड़ी बात है। और इसके बारे में हम्म। सरकार है, जनता की सरकार होती है और जनता को पता नहीं। हम्म। ये सबसे बड़ी बात है ना। तो हम्म। खर्चा, मैं शुरू से ही कहता हूँ, खर्चा इतना कम हो कि एक साधारण आदमी भी इलेक्शन कर सके। हम्म। तो वो तो इलेक्शन बनने का बात इन। तो दूसरा ये कहते हैं कि इनको अगर इनका नाम गुप्त रखेंगे, मैं ओपेक कह रहा था, गुप्ती करेक्ट, तो क्या होगा, ये उनको इंसेंटिव है। अगर हमारा वैसे ही पैसा इतना ऊपर जा रहा है तो जिसने दान देना वो दे सकता है। हम्म। इसमें क्या इंसेंटिव की क्या बात है। देन मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हम्म। सब चीजों को देखते देखते हम्म। इलेक्शन कमीशन की बातें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनको किया गया, खाली इनको ही नहीं, हम्म। आगे जैसे ही चलते गए। क्योंकि मैंने आजिया किया सबसे पहले, जो इलेक्शन कमीशन का लेटर मिला हमें हम्म। 26 मई 2017 का लिखा हुआ, लॉ हम्म। मिनिस्ट्री के लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट को पत्र लिखा गया था कि ये कमी है इसके अंदर। अच्छा। तो मैंने फिर उसके बाद वो क्या करता हूँ मैं आजकल, सवाल लेके पूरी फाइलें मांगता हूँ। हम्म। सवाल का समय नष्ट किया, पर उसमें समय लगता था। हम्म। फिर एक दो बार इलेक्शन कमीशन ने फाइल दी, खुद अपने आप को पढ़ा कि अगर इस एक्ट से क्या नुकसान है। उन्होंने पूरी टेबल बनाई हुई थी कि अगर हम्म। इसका अमेंड किया ये नुकसान है, अमेंड किया तो ये नुकसान है। और हम्म। यही चीज उन्होंने
पार्लियामेंट कमेटी को भी दी थी कि हमको बहुत चिंता है इलेक्टोरल बॉन्ड की और फॉरेन फंडिंग की, क्योंकि अगर फॉरेन फंडिंग आएगी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो तो दूसरे देश हमारी इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर जाएगा। वो बिल्कुल। हम्म तो उसके बाद मैंने जब आज उसी पूरे उनके कागज लेके 70-80 पेज के जो फाइल थी हम्म उसको लगा के आती है, मैंने 2000 तब तक 18 आ गया था, हम्म वहां किया। हम्म तो वहां किया तो ये पूछा गया उनसे कि ये हम्म जो पत्र आपके पास था, मुझे वो फाइल दिखाई जिसका आगे आपने इसके ऊपर ध्यान किया या प्रोसेस किया है। हम्म तो उस पर कुछ किया ही नहीं गया था, एक हम्म साल के बाद, एक डिस्चार्ज। हम्म जी जी। फिर मैंने उनको ये दिखाया कि आपने इलेक्शन कमीशन को ये लिखा था, आपकी ये पूरी की पूरी फाइल दे रहा हूँ। हम्म फिर उसके बाद उनके पास एक दो आरटीआई करने के बाद उन्होंने हम्म डिपार्टमेंट इकोनॉमिक अफेयर जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के 4-5 डिपार्टमेंट, उनको जी। भेजा। हम्म उनको भेजा तो वो कहते हैं हमें पता नहीं इसके बारे में। हम्म फिर उन्होंने मुझे कहा दिया गया, शुरू शुरू में उन्होंने अपनी उनकी आगे और डिवीजन होती है ना, हाँ, मेरी आरटीआई को वहां आगे उस कागज का लिख के भेज दिया कि क्या उनके विचार थे। एक ऐसा डिपार्टमेंट तब भी आया था जिसने हम्म कहा मैं इलेक्शन कमीशन से एग्री करता हूँ। तो हम्म उन तीनों, जैसे जैसे हम निकल रहा था तो मीडिया उसके ऊपर चिंता कर रही थी, लिख रही थी हम्म छोटी छोटी बातें। पर इसके बीच में एक और घटना घटी, हम्म शायद 18, शायद डेट के हिसाब से 18 दिसंबर 2018 में, हम्म जो वित्त मंत्रालय के एक एमओएस होते हैं ना, स्टेट अफसर, हाँ, मिनिस्टर उन ऑफ स्टेट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उनसे एक हम्म सवाल पूछा गया, एक एमपी ने पूछा था कि हम्म आप जो 2017 में लेटर लिखा था उसके बारे में आप लोगों ने क्या किया, आज क्या कंसर्न किया। तो हम्म उन्होंने पार्लियामेंट कह दिया हमें पता ही नहीं इसके बारे में। अच्छा। ये बहुत चिंता का विषय था मेरे लिए, तो बहुत हम्म चिंता, क्योंकि मेरे सारे, उनकी बात तो छोड़ो, मेरे ही लेटर सब वहां से। हम्म तो थोड़ा सा उसके बाद जब वो मेरे कागजों को देख के काफी हम्म हलचल हुई। हम्म मतलब उसमें फिर प्रिविलेज मोशन कर दिया उस एमपी ने हम्म कि झूठ बोलना है, मतलब गलत दिया, मिसलीड किया, उस पर पार्लियामेंट वो हो गया था। हम्म और वो लास्ट डे था सेशन का, हम्म उस सेशन का। और मैंने देखा जो आई मीन ये पता चलता है जब फाइलों से, जब देखा लॉ मिनिस्ट्री की फाइल में लिखा था, अब तो हम्म सेशन ही खत्म हो गया। हाँ। मुझे फिर राज्यसभा तक जाना पड़ा। हम्म राज्यसभा ने कहा ये खत्म नहीं होती प्रिविलेज मोशन, नेक्स्ट सेशन में आ जाएगी। हम्म तो मतलब आप देखिए, जब फाइलें खोलते हैं देखते हैं तो एक के बाद बीच में से कुछ निकलता रहता है और आरटीआई करनी पड़ती है जब आपको लगता है फाइल में आपको संशय होती है कि इसमें क्यों हुआ, कैसे हुआ। देखिए, हम्म मैं जो आरटीआई करता हूँ मेरा अध्याय एक ही होता है कि रिफॉर्म लाया जाए, सरकार हमारी है, हमें उसमें बदलाव चाहिए, अगर कोई चीज गलत निकलती है तो उनको सुझाव दिया जाए। जरूरी हम्म नहीं कि क्योंकि मेरे हिसाब से जो लोग कहते थे कि एक आरटीआई वेपन होता है, हथियार होता है, मैंने कहा नहीं भैया, उधर भी हमारे लोग हैं, हम अपने लोगों पे कभी हथियार नहीं चलाते। हम और हम्म उसमें नहीं होता। बॉर्डर निकाल दीजिए सरकार और जनता में, वो हमारे ही तो लोग बैठे हैं वहाँ। हथियार हम्म तो दुश्मन को हो देश का, उस पर कभी हाँ, कभी चलाया जाए, पर बिल्कुल अपने बिल्कुल। लोगों में। तो यहाँ तक कि मैंने जो पहले पहले ऐसी बातें होती थी, जहां तक मैं जाता हूँ सबको रोक देता हूँ इस बात पे। हम्म वजह ये है कि 36 साल भारत सरकार में काम किया, मुझे हम्म कैसे मालूम होता है। शुरू में नेवी में, फिर उसके बाद हेडक्वार्टर, सब ब्लॉक, पावर कॉरिडोर में एडवाइजर, मैंने हम्म देखा सिस्टम कैसे वर्क वर्क करता है। इसलिए थोड़ा सा मेरा जो वहाँ काम करते हैं, क्योंकि वो बड़े जो लोअर फंक्शनरी होते हैं, हम्म उनके साथ एम्पथी जिसको बोलते हैं रहती है, हम्म कि वो भी अपना काम कर रहा है, जो उसको हुक्म मिलेगा वही करेगा ना, ऊपर से क्या आता है। बिल्कुल। पॉलिसी सेट, कानून तय कहे कि उसी का काम है। हम्म तो इस मामले में फिर ये हुआ कि जब फिर दोबारा से गए, उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को भेज दिया। हम्म फिर मैं इतनी बार आती है, रिमाइंड है, अपीलें गई, वो वापस लॉ मिनिस्ट्री को भेज देते थे। लॉ मिनिस्ट्री हम्म कहते हमने आपको और भेजा है, आप जी। बताइए इसके, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके नीचे आते हैं ना। हम्म वो 40 बार ऊपर नीचे गया, उसका आज तक जवाब नहीं आया था। परंतु हम्म ये देखा गया था कि ये कहीं से प्लानिंग हुआ था रेवेन्यू में, और हम्म सारा काम इसको बनाने का 2017 में डिपार्टमेंट इकोनॉमिक पे। तो अब डिपार्टमेंट इकोनॉमिक अफेयर इसको
हम्म चलाता, मतलब वो काम उनको दे दिया गया था। तो हम्म उन से कितनी बार निकल निकल के आ रहा था। उनकी आरबीआई की एक बार पूरी कमेटी बैठी, जो हम्म उनके एक अंदर कमेटी, उनका भी यही कहना था कि ये काम, हमारा चार्टर जो है, हम्म क्योंकि वो इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट होती है। हम्म रेगुलेटिंग अथॉरिटीज का मतलब ही होता है कि सरकार, चाहे सीएजी हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे सीएच, कि वो जो सरकार में गलत होता है उसके ऊपर नजर रखें। जी जी। तो जब आरबीआई कहता है ये मेरा चार्टर है, तो जब वो चिट्ठी आई 22 मई के करीब, 27 हम्म सितंबर 2017 की जो लेटर है, उसमें ये फाइलों में ये लिखा था, हमने सब अमेंड कर दिया, हम गवर्नमेंट है, हम उसको जो कर सकते हैं कर सकते हैं। इन चीजों में है कि आपस में ही इनके इलेक्शन कमीशन और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिनका चार्टर काम था, ये कहते हैं नहीं हम किसी और बैंक को देंगे हम्म ये काम। इन्होंने फिर स्टेट बैंक को चुना। अब स्टेट बैंक एक गवर्नमेंट के नीचे आता है, इट्स नॉट रेगुलेटरी बॉडी। हम्म जब स्ट्रक्चर बना और जब ये ध्यान हुआ कि एक प्रोमिसरी नोट लाइक करेंसी नोट बनेगा, तो फाइलों हम्म में ये चल के आया है कि लॉ मिनिस्टर के पास जब गया था इसको चेक करने ड्राफ्ट, तो जी। उन्होंने भी कहा कि आप प्रोमिसरी नोट कैसे बनवा सकते हैं, हम्म तो भी बॉन्ड मीन्स बॉन्ड। पर हम्म उस फाइल में बस इतना ही लिखा हुआ था, हम्म जब आया कि आप हमें कल आके मिलिए, हम्म मतलब आप हमें आके मिलिएगा। अब मैं इस शब्दों का हेरफेर हो सकता है जो फाइलों में लिखा है, पर हम्म उसका मतलब यही था कि आप ऊपर आके मिलिएगा, हम्म ऊपर दूसरी मिनिस्ट्री में। हम्म खैर 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 यही नहीं था, ये हम्म सब कमी इन चीजों में। एक तो पारदर्शिता नहीं थी, हम्म उसमें पूरी कंपनियों के जो शेयर होल्डर हैं वो बाहर हो गए, पूरे जनता बाहर हो गई इस स्कीम से। और ये हम्म कह देना पहले उसमें जो इससे पहले था वो ठीक क्या खराब है, मैं आज भी कहूंगा उस सिस्टम में जो 2000 पहले था उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। हम्म परंतु उसमें इतना तो था कि अगर आपने 20,000 तक के कैश को, आपको नाम नहीं देने थे जी, 20,000 से जो भी आपका डोनेशन आती थी आपको नाम देने पड़ते थे। हम्म हम्म तो वो सब खत्म ही हो गया। अभी जो चार्ट डेटा भी निकाला जा रहा है, ज्यादा कमाई तो सेंट्रल बॉन्ड से हो रही है। हम्म खाली सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं, स्टेट में जो राज्य है वहां पे भी जो, मतलब जो पावर में होता है उनको ज्यादा मिलता है। हम्म परंतु अभी जो आपने आंकड़े देखे होंगे, एक हफ्ता पहले आए थे हम्म कि इसके, मतलब ये जजमेंट से पहले के, हम्म उसके हिसाब से 1,300 करोड़ जो गए थे, जो पार्टी पावर में है, उनके पास गए थे, जो कि 54%। आपने पढ़ा होगा, आपके पेपरों में भी आया होगा, हम्म पुरानी बात है। तो जब ये हुआ तो मैंने ये सोचा कि मैं ये भी देख लूं कि 23-24 में क्या हुआ। हम्म तो सारे आंकड़े हैं पूरे 30 सालों हम्म के, तो मैंने वो निकाले तो देखा कि जनवरी तक की जो आखिरी सेल हुई थी, पर इसको हम्म मैं ये नहीं कह सकता कि ये पूरा फाइनेंशियल खत्म हो गया, वो मार्च में होता है। वहां हम्म तक ही 4,000 करोड़ से ज्यादा के बिक चुके हैं। हम्म तो अगर 2,800 में से ऐसे पैसे गए, तो हम्म आप समझ 4,000 ऊपर है, जब उसके अब भी गए होंगे पता नहीं, और हम्म हो गया। हम्म तो ये एक अनइवन हो गया ना फील्ड। मैं बिल्कुल। अगर चाहता, अब इसमें क्योंकि हमारे पास अब 4 मिनट का समय रह गया है, और आपको इसमें केवल एक चीज बतानी है कि ये तो रद्द हो गया, और सरकार जिसने भी राजनीतिक दलों ने जो लिया है उनका हिसाब चुनाव आयोग को देना है 7 मार्च तक। लेकिन आगे का रास्ता क्या है वो आप अपने, क्योंकि समय हमारे पास 3.25 मिनट का है, उसमें आपको बताइए कि क्या मैं सुझाव पहले वो आप लोगों ने दिए। जी। जल्दी से बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में यहाँ तक कितना पैसा गया किसके पास, उन्होंने खुद ही डाल दिया एक ऑर्डर के हाँ। अंदर, हम्म गया कितना, डोनर वगैरह के नाम नहीं। हम्म दूसरा इसका ये तरीका है डिजिटल। जब हम्म सरकार ही कह रही है डिजिटल, और वहां जब आरबीआई कह रहा था डिजिटल, इन्होंने कहा नहीं होगा, सब कुछ डिजिटल हो जाना चाहिए। और जो कंट्रोल होना चाहिए, कितनी डोनेशन आ सकती है किसी पार्टी के पास, हम्म प्राइवेट कंपनियों से जो आती है, प्राइवेट कंपनी हम्म पर्सनल का। और हम्म जो ये बाहर की कंपनियां, विदेशों की कंपनियों, उसको बिल्कुल बंद कर दिया है। ये तो इमीडिएट होना चाहिए। फिर लॉन्ग हम्म टर्म सोच ऐसा होना चाहिए, जैसे आप बात कर रहे थे कि ये जो डोनेशन होती है, हम्म जो करना चाहते हैं, वो एक किटी बन जाए, हम्म एक जहाँ इकट्ठा हो जाए पैसा, हम्म वहां से एक पॉलिसी बने जो कि
सब पार्टियों को कैसे देना। बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल। मैं बस आपको इतना ही बता सकता हूँ कि पहली स्कीम इसके न अच्छी नहीं थी, पर ये तो बहुत ही खराब स्कीम थी हम्म जो पहली स्कीम है। नहीं तो आप बताइए, उस डोनेशन से सबको डोनेशन इतनी हो गई थी, सब हम्म इलेक्ट्रल बॉन्ड। हम्म और उसका, और इलेक्ट्रल बॉन्ड का ये भी नहीं कि खर्चा खाली इलेक्शन में करो, आप बिल्डिंग बना सकते हो, आप मीडिया को दे सकते हो, आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। वो इन्फ्लुएंस करती है पीपल को। हम्म सोशल पे जाके जो पैसा होगा वो सीधा अफेक्ट करता है इलेक्शन के लिए। हम्म। नहीं, बात ये आपने है। बिल्कुल सही कही। जिस तरह चुनाव आयोग ने चुनावों की प्रक्रिया से अपराधियों को दूर किया, जो अपराधों में त्रस्त थे, और खास तौर पर कहा गया कि वो जब चुनाव में भाग लेंगे तो उसका असर ये हुआ कि राजनीतिक दलों ने उन अपराधियों को टिकट देना बंद कर दिया। नहीं, ये और सही बात नहीं है। ये अगर इंडिया को देख नहीं, के आप, मैं मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा पूरी तरह साफ नहीं हुआ, लेकिन कम हुआ। जो अपराधी थे अब चुनाव लड़ने की हिम्मत सीधे नहीं जुटा पा रहे। वो निर्दलीय पहले लड़ लेते थे इकट्ठा करके, लेकिन अब नहीं कर पा रहे। लेकिन उनको शरण देने वाले आज भी राजनीतिक दल हैं। लेकिन जो चुनावी लड़ने की बात है, चुनाव लड़ने की बात है, हमारा ये सजेशन ये है कि चुनाव आयोग को चुनाव खर्च कम करने पर ध्यान देना चाहिए, और तो सही। पूरा खर्च सरकार उठाए, राजनीतिक दलों का हो, निर्दलीय का हो। इसके बारे में आप क्या कहना, क्योंकि 1 मिनट का समय है आपके पास। इस बात में टैक्स पेयर्स क्यों पे करते हैं आप बताइए। जब आप चंदा ले रहे हो, हम्म अगर एक थैले में डाल दो, चंदा आने दो, हम्म कंट्रोल चंदा, वहां से फिर एक पॉलिसी बने कि कैसे पार्टियों को बांटना, बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। कंट्रोल रखे। और सरकार ने सिर्फ एक ही ऐसा है जो भारत का फ्री एंड फेयर इलेक्शन करके कर सकता है, उसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हाँ। उसका ये सारा काम है, और वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जी 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 जी। तब तो इसीलिए इस बार भी कहा गया, जब उन्होंने अपने निर्णय में कहा था 2 नवंबर के, हम्म, इलेक्शन कमीशन सील कब कर दो, मैंने तब भी अखबारों में लोगों से चर्चा की कि जी जी। ये स्टेट बैंक से मांगना चाहिए था, क्योंकि पार्टी कहेंगे हमें नहीं पता किसने दिया, ना तो फिर भी नहीं आएंगे। और बिल्कुल बिल्कुल। इसके अब सवाल ये है कि एक उसमें सीक्रेट नंबर होता है जब इलेक्ट्रल बॉन्ड बिकता है, जो सिर्फ यूवी लाइट में दिखता है। तो जब बिकता है, उनको बैंक को पता है, जहां से वो कैश होता है पता है, तो उनको ये पता है किसने दिया और किसको दिया, सिर्फ वो ही जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे इस मुद्दे पर चर्चा की है, और उम्मीद है कि भारत में चुनावी व्यवस्था में फंड की व्यवस्था का एक नया युग शुरू हो।